सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से शुरू होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन हमेशा संघर्षशील रहती है और जो सच्चे मन से संघर्ष करते हैं वही एक दिन असफलता से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी इत्यादि का तैयारी करवाते हैं और जून 2024 को एग्ज़ाम में रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 10 की प्रमुख रचना कृष्ण चंद्र की रचना जामुन का पेड़, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। शुरुआत करने से पहले हम लोग इसका सारांश को हम भलीभांति समझ लेंगे ताकि जल्द से और बेहतर तरीके से इसका मूलभूत जो निचोड़ है वो समझ में आ सके। कृष्णचंद्र का जन्म 1914 ईस्वी में होता है और इनका जो प्रमुख रचना है जामुन का पेड़, इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1960 ईस्वी में। यह रचना एक हास्य व्यंग शैली पर रचित है। हास्य व्यंग शैली के माध्यम से इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है। क्या है? करारा व्यंग। राजनीतिक और प्रशासनिक नियम पर, व्यवस्था पर। एक आदमी तूफान में जामुन के नीचे दब जाता है और उसे बचाने के लिए पेड़ काटा जाए या ना काटा जाए, इसी सवाल को सुलझाने के लिए प्रशासन और उसके कर्मचारी इस तरह की कार्यशैली अपनाते हैं कि आदेश आने तक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये जो इसका शैली है, जो तरीका है राजनीतिक का और प्रशासनिक का, इस पर करारा व्यंग किया गया है। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं इनकी हल्की सी जीवन रचना को देखते हुए, इसकी मूलभूत रचनाओं को देखते हुए एग्ज़ाम की दृष्टि से डायरेक्ट हम लोग आएंगे उसमें जामुन का पेड़, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से बनती है। कहते हैं मंटो के समकालीन, मतलब समकालीन मंटो के समय में प्रगतिशील आंदोलन से संबद्ध, मतलब जुड़ी हुई प्रसिद्ध अफसाना निगार, रूमानी और यथार्थवादी कहानियाँ लिखने के लिए मशहूर हिंदी और उर्दू में माहिर कृष्णचंद्र उर्फ कृष्णचंद्र का जन्म है ना। कृष्णचंद्र क्या है? नाम है। उर्फ कृष्णचंद्र नाम से पुकारा जाता था। का जन्म होता है 1914 ईस्वी में वजीराबाद गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है। यह हुआ था, मतलब पहले पाकिस्तान में हुआ था, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय इनका जन्म होता है और उस समय गुजरांवाला था जो पाकिस्तान में है। कृष्णचंद्र एक सामयिक लेखक थे, किंतु जंग के खिलाफ थे। वे इस बारे में नए जाविये की भूमिका में उन्होंने लिखा है, लड़ाई से कोई हास्यसाध या संवेदनशील आदर्श खुश नहीं होता। कहने का मतलब है युद्ध से या लड़ाई से कोई भी नुकसान, फायदा या खुशी या संवेदनशील नहीं होता है। जब एक सिपाही मरता है तो एक दुनिया मरती है, एक ख्याल मरता है तो एक उम्मीद मरती है, और एक किताब मरती है तो सच्चाई के सौंदर्य सब मर जाता है और दुनिया पहले से अधिक वीरान और गरीब और कमज़ोर हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किनकी रचना है या किस रचना से उद्धृत है। कृष्णचंद्र साम्यवाद से इस कदर प्रभावित थे कि वे सन 1944 में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था। साम्य का मतलब उस समय जब एक समान रूप से सबको देखा जाता था, मतलब प्रगतिशील के रूप में 1936 के आसपास। इस अध्यक्षता में उन्होंने कहा था, अब वक्त आ गया है कि हम लेखक खुल्लम खुल्ला साम्यवाद का प्रोपगेंडा शुरू कर दें, क्योंकि हमारे दो ही रास्ते हैं, निरंतर गतिशील साम्यवादी विचारधारा
या निष्क्रिय और निश्चेष्ट मृत्यु। कहने का मतलब है अब वो उस चीज़ या उस समय वो भली भांति समझ गए थे कि हम सभी को आगे बढ़ने के लिए एक मुहिम अपनानी होगी जो दो ही रास्ते देते हैं, या तो एक साम्यवादी निरंतर चलते रहिए या निष्क्रिय होकर मृत्यु की आप क्या कर सकते हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। कृष्णचंद्र बचपन से ही लेखकने के शौकीन थे। कहा जाता है कि अपने स्कूल के मास्टर पर व्यंग लिखने के कारण पिता को से मार भी पड़ी थी, मतलब मास्टर जी पर उन्होंने व्यंग कर दी थी, इस कारण से पिताजी से उनसे मार खाई थी। कृष्णचंद्र मूलतः उर्दू में लिखा करते थे, किंतु देश आज़ादी के बाद हिंदी में लिखना शुरू किए। वस्तुतः कृष्णचंद्र के बाद चंद्र जी दूसरे शख्स हैं जिन्होंने एक साथ हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं साहित्य रचना की, मतलब हिंदी और उर्दू दोनों में उन्होंने रचनाएं की। कृष्णचंद्र ने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और विसंगतियों पर तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो उनकी रचनाओं के व्यंग से बच सके। कृष्णचंद्र शायद खुशकिस्मत लेखक रहे हैं या उनके उर्दू एकलौते लेखक, उन्होंने किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी के दम पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ली। कृष्णचंद्र ने करीब 32 कहानी संग्रह, 46 उपन्यास, 15 से 20 नाटक, कुछ फिल्मों की एडिटिंग, 1 फिल्में, बच्चों को साहित्य अकादमी रचनाएं की। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण सन 1939 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कृष्णचंद्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हम सभी इस चीज़ को अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से रिवीजन करने के लिए नोट करते हुए जा रहे हैं। कहते हैं कृष्णचंद्र प्रेमचंद और रविंद्रनाथ ठाकुर के बाद ऐसे तीसरे लेखक हैं जिनकी रचनाओं का 16 भारतीय और 65 विदेशी भाषाओं से अनुवाद हो चुका था। कृष्णचंद्र का साम्यवादी विचारधारा होने के कारण इनकी रचनाएं सौम्यत रूप में काफ़ी पसंद किया गया। कृष्णचंद्र की मृत्यु 8 मार्च 1977 को मुंबई में हुई। कब होती है? उनका देहावसान 1977 ईस्वी में। अपनी मृत्यु से एक रात पूर्व चंद्र ने अपनी पत्नी सलमा सिद्दीकी से कहा था, सलमा, नेचर से इतनी जंग नहीं, मेरा बुलावा आ ही गया है तो मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत करो और मरने के फ़ौरन बाद यहाँ से चली जाना। रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ और भी कई दिल के मरीज़ हैं, मुमकिन है मेरे रोने धोने से तकलीफ़ हो। मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सफ़र ख़त्म हो चुका है और इस बात पर तुम फुहड़ता से मातम नहीं करोगी। मतलब वो अपने जीवन को कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ले है और जब मैं मरूँ तो आप बिल्कुल इस चीज़ का अफसोस ना करना, अपनी पत्नी से वो कहते हैं। अब इनकी रचनाओं को देखा जाए उपन्यास के रूप में तो कहता है एक गधे की आत्मकथा। ये देखने उनकी सारांश से ही पता चल जाता है ये उन्होंने किसी न किसी समाज पर व्यंग किया है। तो क्या है? ये एक गधे की आत्मकथा उपन्यास है। दूसरा है एक वायलिन समुद्र के किनारे। तीसरा एक गधे नेफा में। चौथा तूफान की कलियाँ। पाँचवा कार्निवल। छठा एक गधे की वापसी। सातवां गद्दार। आठवां सपनों का कैदी। नौवां सफ़ेद फूल। 10वां प्यास। यादों के चिनार। मिट्टी के सनम। रेत के महल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेत के महल क्वेश्चन पूछा गया है। किनकी उपन्यास है? तो कृष्णचंद्र की उपन्यास है रेत के महल, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 14 कहते हैं कागज़ के नाव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कागज़ की नाव। चांदी का घाव दिल। दौलत और दुनिया। प्यासी धरती प्यासे लोग, प्यासे धरती प्यासे लोग, है ना। पराजय और जामुन का पेड़, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। इनका कहानी के नज़र अगर दृष्टि डालें तो यह देखने को मिल रहा है कि नज़ारे पहला नंबर आता है। क्या? नज़ारे। दूसरा ज़िंदगी के मोड़ पर। टूटे हुए तारे। अन्नदाता। 3 गुंडे। समुंदर दूर है। अजंता से आगे। हम वाहिसी हैं। मैं इंतज़ार करूँगा। दिल किसी का दोस्त नहीं। किताब का कफन। तलिस्मिक ख्याल। जामुन का पेड़। ये सब क्या है? इनका एक प्रकार से कहानी ठहरता है। अब हम इनकी यूजीसी नेट में लगी हुई
रचना जामुन का पेड़ पर, उसकी सारांश को अध्ययन करने वाले हैं। कहता है कृष्णचंद्र ने कहानी जामुन का पेड़ की रचना 1960 ईस्वी में की थी। कब? 1960 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कहानी सरकारी महकमे की कार्यशैली और लाल फीताशाही पर करारा व्यंग किया गया है। जामुन का पेड़ लघु कथा ICSE बोर्ड की 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में चल रही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि जामुन का पेड़ लघु कथा जो रचना है वो ICSE बोर्ड, मतलब ये ICSE बोर्ड जो होता है कि 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में भी चल रही थी, किंतु हाल ही में इसे हटा दिया गया। कहता है जामुन का पेड़ कहानी के पात्र एक शायर हैं, माली, चपरासी, सुपरिटेंडेंट और कई क्लर्क इस कहानी को रचना करने में मतलब भूमिका निभाते हैं या मुख्य पात्र हैं। कौन कौन है? शायर, माली, चपरासी, सुपरिटेंडेंट, कई क्लर्क आदि। रात को बड़ी जोर आंधी आने के कारण सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगे जामुन का पेड़ गिर गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो सेक्रेटेरिएट के लॉन के बगीचे में। गिरे जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा रहता है जो शायर और लावारिस रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दबा हुआ पेड़ कौन था? तो कौन था? शायर था। गिरे पेड़ को देखने आए सरकारी महकमे में लोगों को जामुन का पेड़ गिरना खटकता है। मतलब आदमी दबा हुआ वो चीज़ को खटकता नहीं है, लेकिन जामुन का पेड़ जो गिर जाता है उस चीज़ को खटकता है। क्यों खटकता है? क्योंकि उसका फल सभी बड़े चाव से खाते थे। तो यहाँ से ये व्यंग शुरू हो जाता है और समाज का जो इंसानियत जो मरती हुई दिखाई देती है यहीं से दिखाई देना शुरू हो जाती है कि कैसे अपने केवल फ़ायदे के लिए सोचते हैं। आगे कहता है माली दबे हुए आदमी की और सरकारी लोगों की निगाह डलवाता है, किंतु उसे निकालने के बदले सभी अपना पल्ला झाड़ देते हैं। मतलब कोई भी आगे नहीं आता है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, सब अपना पल्ला झाड़ देते हैं। कैसे झाड़ देते हैं? कहते हैं गिरे जामुन के पेड़ पर अफसोस करते हुए क्लर्क आपस में इस तरह बातचीत करते हैं, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, मैं फलों के मौसम में झोली भर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। मतलब चर्चा यहाँ पर उस पेड़ की हो रही है कि जो गिर गया है, यहाँ पर उस दबे व्यक्ति की चर्चा बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि किसी तरह उसको बचाया जा सके। कहते हैं पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए एक चपरासी ने कहा, पता नहीं जिंदा है या मर गया। कौन कहता है? ये चपरासी कहता है। दूसरे चपरासी ने कहा मर गया होगा। कौन कहता है? दूसरा चपरासी कहता है इतनी भारी तनी जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है। पेड़ से दबे हुए आदमी के ये कहने पर कि मैं जिंदा हूँ, मतलब वो दबे हुए स्वर में कहता है। किसी ने पेड़ हटाने की बात कही, किसी ने पेड़ काटने की बात कही, तो किसी ने व्यक्ति को ही 2 भाग में देने की बात कही। मतलब इनकी विचारधाराओं को देखिए, व्यक्ति को काटने का बात कर रहा है। आगे कहता है पेड़ काटने वाले को रोकते हुए सुपरिटेंडेंट ने कहा मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लेता हूँ, है ना। मतलब जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं उस एरिया के, उसको वो कहता है कि मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा मतलब बातचीत करता हूँ, क्या विचारधारा निकालेंगे उस चीज़ को वो लाते हैं, बताएंगे। कुछ मनचले कतवारों ने हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ काटने या हटाने को तैयार हो गए थे। मतलब ये लोग कुछ व्यक्ति थे जो कहते थे कि जब तक ये निर्णय लेंगे तब तक शायद मृत्यु हो जाए, तो उस चीज़ को हटाने के लिए कुछ व्यक्ति तैयार हो गए थे। लेकिन कहता है किंतु सुपरिटेंडेंट ने फाइल लाते हुए कहा हम लोग महकमा तिजारत वाणिज्य विभाग से मुतालिक मतलब संबंधित हैं और यह मामला क्या है, महकम ए जिरात कृषि विभाग का है, इसलिए हम पेड़ का काट नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम वाणिज्य विभाग से हैं इसलिए हम काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो पेड़ है वो कृषि विभाग का है। आगे कहता है जामुन के गिरे पेड़ को काटने का जिम्मा महकमा ए जिरात को मिले, किंतु उसने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी का मामला देखता है। मतलब वो भी एक प्रकार से अपना पल्ला झाड़ देता है। कौन?
वन विभाग। फलदार पेड़ का मामला तो हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के लिए इख्तियार आता है, मतलब जो फल वाला पेड़ होता है वो हॉर्टिकल्चर इस चीज़ का देखरेख करता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एक एक करके नोट करते हुए चलेंगे। पहली रात पेड़ से दबे व्यक्ति को माली ने दाल भात खिलाते हुए कहा, तुम्हारी फाइल आगे चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो प्रशासनिक है, ये जो राजनीतिक है, आजकल भी ऐसी हो रही है। किसी का अगर काम करवाना हो तो ऐसे कह दिया जाता है कि तुम्हारा फाइल पर काम चल रहा है, कुछ दिन में काम हो जाएगा, और इस तरह से वो व्यक्ति उम्मीदें में लगाए बैठे वो अपना जीवन गुजार देता है और अंत में वो मृत्यु हो जाता है, फिर भी उसका फाइल जो रहता है मुकम्मल नहीं हो पाता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत ही बड़ा जवाब आया था कि इस समय दरख्त उगाओ स्कीम चलाओ। मतलब जब यहाँ पर पेड़ गिरी थी उस समय पेड़ को बढ़ाने या फिर स्कीम को बढ़ाने का क्या मुहिम चल रखा था। उस समय वह पेड़ को काटना नहीं, कहीं से सही नहीं है, क्योंकि उस समय ही पेड़ को लगाने का क्या एक मुहिम चला हुआ था। अतः हम इस फलदार जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं देते हैं। वो भी क्या कहता है, उस चीज़ से परला झाड़ देता है। दरख्त काटने की इजाज़त नहीं मिलने पर यह तय हुआ कि आदमी 2 भाग में काट दिया जाए और बाद में उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाएगी। तो ये जो है ना, देखिए पेड़ को नहीं काटा जाएगा, मतलब आदमी को काटा जाएगा। दूसरी रात माली पेड़ से दबे आदमी के मुंह से खिचड़ी डालता है। क्या डालता है? खिचड़ी डालता है। और बातों के क्रम में यह पता चलता है कि दबा आदमी क्या है? शायर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। पेड़ से दबा शायर अपनी पीड़ा और हुकूमत की नाकामी को शायरान लहजे में बयां करते हुए कहता है, मतलब शायरी की तरह बोलता है, हमने मना की तगाफुल ना करोगे, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये एक प्रकार से व्यंग करता है कि जब तक तुम अपने फाइल को आगे बढ़ाओगे, एक निष्कर्ष पर पहुंचोगे, तब तक मैं क्या हो जाऊंगा? खाक हो जाऊंगा, मतलब मृत्यु के मुंह में चला जाऊंगा। आदमी के शायर होने की खबर पर उसकी फाइलें कल्चर डिपार्टमेंट से निकालकर अकादमी सेक्रेटरी के पास पहुंच जाती है। कल्चर डिपार्टमेंट से कहाँ चली जाती है? अकादमी सेक्रेटरी के पास पहुंच गई थी। अकादमी का सेक्रेटरी शायर का इंटरव्यू लेने पहुंचा, मतलब आदमी दबा हुआ है और यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गया है ना। तकल्लुस पूछने पर शायर ने अवश्य बताया, मतलब अपना नाम क्या बताया? अवश्य। जामुन के पेड़ से दबे शायर अवश्य है। मजमुआ ए कलाम शायरी संग्रह अवश्य के फूल नाम से ही हाल ही में शायर आया था। मतलब अवश्य का फूल नाम से वो शायर मतलब काफ़ी प्रचलित हो चुका था, और इस चीज़ को लोग को भली भांति नहीं जानता था। जो पेड़ के नीचे दबा हुआ जो व्यक्ति है वो अवश्य ही है। सेक्रेटरी को इस बात का हैरत हो रहा था कि इतने बड़े शायर होकर हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। अकादमी के सेक्रेटरी है ना, अकादमी का सेक्रेटरी शायर अवश्य को पेड़ से निकालने के बजाय दूसरे दिन आकर उसे यह कहते हुए मुबारकबाद दिया कि सरकारी अकादमी ने तुम्हें मर्जदी कमेंट्री केंद्रीय समिति का मेंबर चुन लिया है। मतलब आदमी यहाँ पर दबा हुआ है और उसको पड़ी हुई है कि हम पहले केंद्रीय समिति के मेंबर चुन लिया गया, पहले जान बचेगा तब ना मेंबर का काम आएगा भाई। तो यहाँ पर क्या करता है, उस चीज़ को पहले मेंबर उसको बना लिया जाता है। अंत में फॉरेस्ट विभाग को पेड़ की कटाई का जिम्मा सौंपा गया। किसको? फॉरेस्ट विभाग को। इम्पोर्टेंट है। किंतु यह पेड़ इसलिए नहीं काटने दिया गया क्योंकि इसे 10 साल पूर्व हुकूमत विक्टोरिया के वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री ने लगाया था। कब? जब अंग्रेज हुकूमत चल रहा था उस समय ही लगाया गया था। अतः इसे काटने में तकल्लुफ बिगड़ने का डर था। मतलब अगर काट देंगे तो जो प्रधानमंत्री है कहीं इस पर एक्शन ना ले ले। एक क्लर्क ने दूसरे क्लर्क को समझाया कि क्या दोस्ती की खातिर एक आदमी की ज़िंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते, शायर को मर मिटना जाना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर आदमी को मर मिटने के लिए तैयार है लोग, लेकिन वो लोग अपना दोस्ती बचाने के चक्कर में है। अंततः वजीर आजम ने दरख्त काटने का हुक्म दिया और कहा कि सारी बैनुल अकाबरी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी मेरी होगी। सुपरिटेंडेंट ने शायर को आकर यह सूचना देनी चाहिए कि अब यह दरख्त कट जाएगी और तुम आज़ाद हो जाओगे। मतलब अब किसी तरह हिम्मत करके वो लोग चाहता है कि ये काट करके बाहर निकाला जाए, किंतु तब तक शायर इस दुनिया से आज़ाद हो चुका था। कहने का मतलब है वो उनकी अंतिम सांस ली चुकी थी या मृत्यु हो चुका था। वस्तुतः इस कहानी में हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग पर थोपते हुए फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग तक घुमाता
रहा है किंतु कोई सार्थक परिणाम ना निकल सकता है या ना निकला। इस पेड़ के नीचे दबा आदमी प्राण रक्षा के लिए तड़पता और मृत्यु से जूझता हुआ अंततः मर जाता है। जामुन का पेड़ एक व्यंग प्रधान रचना है और जिसमें सरकारी कार्यशैली की निष्कृष्टता, अमानवीयता, अफसरशाही का दबदबा, विभागों की टालमटोल रवैया आदि पर करारा व्यंग किया गया है। जामुन का पेड़ कहानी प्रतीकात्मक अर्थ भी रखती है। यह जामुन का पेड़ देश की समस्या का प्रतीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये केवल ना ही उस जामुन के पेड़ के दबे हुए पर मतलब उस पर व्यंग करता है, बल्कि हमारी प्रशासनिक राजनीतिक स्थिति और जो नियम कानून है इस चीज़ पर करारा व्यंग करता है। और जामुन का पेड़ जो है ना वो समस्या का प्रतीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? समस्या का प्रतीक कौन है? तो जामुन का पेड़ है। उसके नीचे दबा व्यक्ति देश का आम नागरिक है। उसमें दबा हुआ कौन है? आम आदमी है। दबा हुआ किसमें? जामुन का पेड़ में जो दबा हुआ आदमी था वो आम आदमी था। तो आम आदमी कोई भी हो सकता है पूरे देश में, जो किसी न किसी रूप में शोषित होते रहता है। ये बात बिल्कुल सत्य है और हम लोग समाज में आए दिन प्रतिदिन इस चीज़ को हमेशा देखते रहते हैं। तो ये था दोस्तों हम सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सीख देने वाली करारा व्यंग सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य पर लिखा गया कृष्णचंद्र की रचना एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस चीज़ को भलीभांति समझें और अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से और अच्छा प्रोसेस से आपको समझाने के साथ साथ और बेहतर कंटेंट लाकर हम एग्ज़ाम पर बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें और अपने समाज का अच्छा नाम कर सकें। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।